डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर ए लॉन्ग गैप। आई नो आप में से कई कई लोगों ने मुझसे इतनी बार रिक्वेस्ट की और आप शायद अब थक भी गए होंगे कि सर कोई वीडियो लेके नहीं आ रहे हैं। यस, मैं बात कर रहा हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP FY UGP के मेरे थर्ड सेमेस्टर BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के। लेकिन डियर स्टूडेंट, आप जस्ट ये समझिए कि क्या मजबूरी रही होगी। आई हैव बिकम अटरली बिजी। आपके सीनियर्स को मैं हेल्प कर रहा हूँ, नॉट ओनली इन वन बट टू एग्जाम। UGC नेट है दिसंबर में और CUET PG इस बार मार्च में ही हो रही है। आप लोग भी उस स्टेज में आएंगे तो आप समझ पाएंगे क्या प्रेशर होती है। और इट्स सो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि एक साथ दो जो ग्रुप है उसको गाइड करना एंड काउंसिल करना, उनके लिए क्वेश्चन बनाना एंड ऑल। तो इसके चलते मैं नहीं कर पाया, लेकिन आपको पता है और मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये वीडियो बनाने के लिए मैंने कैसे टाइम स्क्वीज किया है। तो चलिए इसका पूरा फायदा उठाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक फ्री विलिंग डिस्कशन, ये बहुत एक लंबी डिस्कशन हो सकती है। मेरे मन में जितनी बातें हैं डेमोक्रेसी को लेके मैं आपसे शेयर करूंगा। बहुत गौर से सुनिएगा, जितनी चीजें लिखी है उससे भी ज्यादा मैं बोलूंगा और उसको थोड़ा सुनिएगा। लंबा वीडियो होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। लेट अस बिगिन डेमोक्रेसी थ्योरी एंड प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले देखिए, ये जो डेमोक्रेसी है ना, इससे ज्यादा यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये एक आइडिया आपके जीवन भर आपको रिवर्वेट करता रहेगा और आप बहुत अलग तरीके से डेमोक्रेसी को सोचने की क्षमता डेवलप करेंगे यदि आप इस वीडियो और इस जैसे और आर्टिकल को पढ़ते हैं। तो डेमोक्रेसी सुनने में तो बहुत आसान लगता है। यदि हम देखें तो अब्राहम लिंकन का ये बात बिल्कुल कानों में गूंजती है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि डेमोक्रेसी इज व्हाट, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बहुत अच्छा लगता है, हाँ, आपकी अपनी सरकार। चलिए हम लोग देखेंगे कि क्या ये डेफिनेशन जो है ये मीनिंग कुछ बता पाता है क्या डेमोक्रेसी के बारे में। आगे कुछ और डेफिनेशन देखते हैं। अब यहां पे देखिए कि ये अब्राहम लिंकन से कितना आगे जो है अंबेडकर निकल जाते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट मेयरली ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये नहीं है कि डिक्टेटरशिप है, कि डेमोक्रेसी है, टोटलिटेरियनिज्म है, फासिज्म है। नो, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट? इट इज प्राइमरली ए मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। आप जब समाज में रहते हैं सबके साथ मिलके, तो एक तरीका है रहने का जहां आप एक दूसरे को बराबरी का हक देते हैं, एक दूसरे को बराबर सम्मान देते हैं, सबकी आवाज सुनी जाती है। तो क्या है? ऑफ कंजॉइंट कम्युनिकेटेड एक्सपीरियंस, मतलब जहां पे कि सब एक इक्वल की तरह एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और साथ मिलकर जीवन जीते हैं। इट इज इसेंशियली एन एटीट्यूड ऑफ रेस्पेक्ट एंड रिवरेंस टुवर्ड्स फेलो मैन, जहां पे आप किसी को ऊंच नीच नहीं समझते, किसी को जो है आप उसके जात पे, उसके पात पे, उसके धर्म पे गाली नहीं देते हैं, आप सबको बराबर सम्मान देते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि हम बराबर हैं उस समाज में। वो डेमोक्रेसी है। देखिए कहां ये ले जा रहे हैं, तब आपको लगेगा क्या डेमोक्रेसी, कितनी जगह डेमोक्रेसी है। एरिस्टोटल का देखिए, अब आज से 2400-2500 साल पहले ये क्या कहते हैं, ए परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एकदम एक पतित गिरा हुआ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वेयर द मेनी रूल इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू। मतलब कि बहुत लोग शासन करते हैं लेकिन कुछ ही लोगों के फायदे में। सोचिए किस तरह का विचार जो है एरिस्टोटल रखते हैं। उनके गुरु का जो विचार, जो प्लेटो है, वो भी कोई अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में। प्लेटो कहते हैं ए सिस्टम वेयर द मॉब और मल्टीट्यूड, मतलब एक भीड़, झुंड जो है वो पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता है, डोमिनेट्स पॉलिटिक्स, लीडिंग टू केओस एंड इवेंचुअली टिरेनी। ये टिरेनी में बदल जाता है, मतलब भीड़ तंत्र, भीड़ों की एक, समझिए कि आतंक में बदल जाता है डेमोक्रेसी। देन जोसेफ सुम्पीटर, जो कि अभी मॉडर्न काल में 20th सेंचुरी में ये कैसा एक विचार देते हैं जो पूरा ध्वस्त करता है अब्राहम लिंकन के विचारों को। ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसा कुछ खास नहीं है कि रूल ऑफ पीपल एंड ये सब ब्ला ब्ला, ये सब कुछ नहीं है। इट इज सिंपली ए पॉलिटिकल मेथड, एक व्यवस्था है, पॉलिटिकल व्यवस्था है, बाय विच पीपल इलेक्ट इलीट्स रूलर, मतलब जो अपना जनता शासक चुनती है इन पीरियोडिक कंपिटिटिव इलेक्शन। एक कंपिटिटिव इलेक्शन होता है, उसमें 4 पार्टी खड़ी होती है, चारों इलीट है, कोई भी आपके बीच का नहीं है, सब करोड़पति लोग हैं, उसके लीडर जो हैं बहुत कनेक्टेड ऑलिगार्च हैं, बड़े महान महान लोग हैं। वो समाज के वो लोग नहीं है जो रिक्शा चलाते, तांगा चलाते। जिन लोगों से वोट मांगते हैं वो लोग नहीं है जो वोट मांगने वाले हैं। तो इन इलीट्स में से आप चुनते हो। आप यदि एक्स पार्टी को चुनते हो, वाई को चुनते हो, तो आपने एक इलीट ग्रुप के ऊपर दूसरे इलीट ग्रुप को चुना। दस ये चुनने का जो परंपरा है पीरियोडिक इलेक्शन से, यही डेमोक्रेसी है। सोचिए कितना नीचे वो ले जाते हैं डेमोक्रेसी को, कितना वो सतही बना देते हैं, जो कि बहुत सच्चाई के करीब दिखती है। फाइनली जो है जॉन कैलहॉन का डेफिनेशन देखिए, ये क्या कहता है
डेमोक्रेसी इज नॉट मेजोरिटी रूल। जो लोग कहते हैं अरे ये तो मेजोरिटी ने चाहा तो ये हो गया, नो, ये कहते हैं नॉट ए मेजोरिटी रूल। डेमोक्रेसी इज डिफ्यूजन ऑफ पावर, मतलब जब पावर पूरे जनता में पूरे वितरित हो जाए, जो सत्ता की पावर है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट है, सबके जो इंटरेस्ट हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाए समाज में, एंड रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी है, और जो माइनॉरिटी है उनकी आवाज को भी उतना ही तवज्जो, उतना ही वैल्यू देना जितनी मेजोरिटी की, ये डेमोक्रेसी है। जरा इन सब डेफिनेशन को सोचिए और फिर सोचिए कि आप जिसको सोचते हैं या कॉमन जिसको आप पार्लेंस में डेमोक्रेसी कहते हैं और जो ये थिंकर्स कहते हैं, कितना डिफरेंस है। यहीं पे आपको विचार आना चाहिए कि डेमोक्रेसी इन थ्योरी और प्रैक्टिस कितना डिफरेंट है, और थ्योरी में भी कितना डिफरेंट है, एक थिंकर क्या सोचता है और दूसरा क्या सोचता है, और सच्चाई कितनी उससे अलग है। नाउ एक थोड़ा इसी डिस्कशन को यदि हम आगे ले जाएं कि कैसे फेमस थिंकर डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं। यहां मैंने सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, रूसो, जॉन लॉक, मिल, विंस्टन चर्चिल, जेबी शॉ, इन सब का एग्जांपल लिया है, और कई आप मतलब रिसर्च कर सकते हैं। देखिए, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल से बड़े तो कोई पॉलिटिकल थिंकर यूरोप में क्लासिकल एरा में नहीं हुए। ये तीनों जो हैं डेमोक्रेसी को दूसते थे, डेराइड करते थे, उसको बुरा मानते थे, उसको मॉब या मल्टीट्यूड, भीड़ों का आतंक कहते थे, एक परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते थे। आप समझ लीजिए। रूसो जो हैं, बहुत फेमस थिंकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी रिफ्लेक्ट जनरल विल ऑफ पीपल, मतलब जब जो जो व्यक्ति है जिससे समाज बनता है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, उनके एक कॉमन गुड, उनके सामूहिक विचार, उनके सामूहिक जो ब्रेन है उसका वो दर्पण है डेमोक्रेसी। और इन्होंने कहा कि एक ही तरह का डेमोक्रेसी हो सकता है, वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसको अभी हम डेमोक्रेसी कहते हैं, उसको उन्होंने बोला झूठा डेमोक्रेसी है। हम जब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं तो फिर कौन सा डेमोक्रेसी है? यदि हम खुद अपना शासन करते हैं, खुद टाउन हॉल में खड़े होते हैं, डिस्कशन डेलिब्रेशन करके पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं, ये डेमोक्रेसी है। रूसो, जॉन लॉक, जिनके थॉट पे ये आज की डेमोक्रेसी बसी हुई है, जो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसको हम लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, उसके यदि कोई जनक है तो जॉन लॉक है, इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये कहते हैं कि पीपल सॉवरन होते हैं, लेकिन वो गवर्न करते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिनका नाता उस पीपल से एक ट्रस्टी का होता है। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पीपल के का जो ट्रस्ट होता है उसको वो कैरी करते हैं, वो उसके डेलीगेट जैसे होते हैं, उनके विचारों को, पीपल के सॉवरेंटी को वो एक्सरसाइज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव। इन्हीं के बेसिस पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनी, लेकिन उसकी कितनी बुराई होती है वो आगे हम लोग देखेंगे। जेएस मिल जो है पहले थिंकर थे इधर मॉडर्न काल में, जिन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बहुत खुल के जो है एक तरीके से क्वेश्चन किया, उस पर बुराई की। उन्होंने कहा कि ये कोई डेमोक्रेसी है, ये तो टू स्टेप शिफ्टेड डेमोक्रेसी है। कैसे, ये चलिए हम आगे देखेंगे, अभी यहां नहीं, बस यहां पे एक टर्म देख लीजिए। उन्होंने कहा कि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज एक्चुअली टू स्टेप शिफ्टेड डेमोक्रेसी। यहां पे रूसो का भी जिक्र करना एक बार फिर जरूरी है, जिन्होंने एक तरह से दूसते हुए या डेराइड करते हुए या मजाक बनाते हुए एक कथन कहा था, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है, कि इंग्लैंड के लोग सोचते हैं कि वो फ्री हैं। अरे आप फ्री उरी कुछ नहीं हो, केवल जिस दिन वोट देते हो उस दिन फ्री हो, फिर तो 5 साल के लिए आप बंधक बन जाते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव के। तो रूसो भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बहुत ही कट्टर एक तरह से अपोज करने वाले थे, एंड जेएस मिल भी। विंस्टन चर्चिल देखिए कितना प्रैक्टिकल बात कहते हैं। ये कहते हैं डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल द अदर्स, मतलब ये तो वर्स्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का, लेकिन जो दूसरे और हैं वो इससे भी खराब है। तो आप समझो अंधों में काना राजा है, मतलब कि आप एक इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही आपको मिलेगा, तो डेमोक्रेसी उसमें सबसे कम इम्परफेक्ट है, लेकिन ये भी इम्परफेक्ट है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि काफी अपने विटी सेंटेंस के लिए जाने जाते थे इंग्लैंड के, इन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज द सब्सटीट्यूशन ऑफ इलेक्शन बाय द इनकम्पिटेंट मेनी फॉर अपॉइंटमेंट बाय द करप्ट फ्यू। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, 5 बार सोचिएगा और देखिएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। अब आपको इन 2 स्लाइड से आपके दिमाग में आने लगा होगा कि सर कहां ले जा रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के मायने क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट, डेमोक्रेसी का एक मायना नहीं है। यहां पे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल फिलॉसफी में किसी भी टर्म का एक कोई खास मीनिंग नहीं होता है। एक और चीज देखिए कि कोई भी टर्म जो है उसका इतिहास में मायने बदलते रहता है। आप
डेवलपमेंट के मायने बदले हैं, मॉडर्निटी का मायने बदला है, डेमोक्रेसी का मायने बदला है। तो आपने देखा कि एक जो मायना है वो तो अब्राहम लिंकन से आता है कि ये हमारा शासन है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब यहां पे जरा आप सोचिए, मैं आपको क्विज कर रहा हूं, भारत में ही लीजिए, किसी भी डेमोक्रेसी में लिखे लीजिए, क्या हम लोग रूल करते हैं? क्या आप और हम रूल करते हैं? आपसे पूछ के कोई पॉलिसी बनाती है? नहीं। तो फिर कौन रूल करता है हमारे ऊपर? ऑफ कोर्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव। आप कहेंगे कि हम जो है एमपी चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, स्टेट में एमएलए जो है रूल करते हैं, उनके बीच से कोई मिनिस्टर होते हैं, और सेंटर में एमएलए के बीच में से कोई मिनिस्टर होते हैं। लेकिन क्या सभी रिप्रेजेंटेटिव जिसको आप चुनते हैं, 542 हैं राज्यसभा में, 250 हैं, क्या वो रूल करते हैं? बिल्कुल नहीं। कितने मिनिस्टर होते हैं? 50-60 मिनिस्टर होते हैं, जबकि चुनते तो हम 700-800 लोगों को जो है एमपी के रूप में चुनते हैं। इसका मतलब कौन रूल करते हैं? इसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव भी रूल नहीं करते। पहले तो हम रूल नहीं करते, हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं रूल करने के लिए, वो रिप्रेजेंटेटिव भी रूल नहीं करते, उसमें से कुछ लोग रूल करते हैं। इवन कुछ लोग को भी आप देखेंगे, 50-60 मिनिस्टर हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि उसमें से भी 5-6 लोग ही जो है एक्चुअल जो है डिसीजन मेकर होते हैं, बाकी तो फॉलोअर ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फ्यू अमॉन्ग आवर रिप्रेजेंटेटिव रूल। इसी को जेएस मिल कहते हैं टू स्टेट शिफ्टेड डेमोक्रेसी। पहले तो आपने हमें ही रूल करने नहीं दिया, तो एक स्टेप शिफ्ट हो गया कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव रूल करेगा। फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव को भी रूल करने नहीं दे रहे हो, आप कह रहे हो उसमें से भी कुछ लोग जो है मिनिस्टर के रूप में रहेंगे, वही रूल करेंगे। और इवन 3 स्टेप शिफ्टेड हो जाती है आज के समय में, जहां उन मिनिस्टर्स के बीच में भी कुछ ही केवल सीनियर जो लोग होते हैं, 4-5, वही एक्चुअल डिसीजन मेकर होते हैं। तो इसको आप 3 स्टेप शिफ्टेड डेमोक्रेसी कह सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को। तो इसलिए डेमोक्रेसी का जो मायने है वो ये नहीं है कि हमारा शासन। कई बार जो है, जो जोसेफ शुम्पीटर कहते हैं, वो ज्यादा सही दिखता है कि जस्ट एक पॉलिटिकल मेथड है जहां पे कि आप एक इलीट या दूसरे इलीट, तीसरे इलीट के बीच में से आप एक इलीट को चुनते हो पीरियोडिक कॉम्पिटिटिव इलेक्शन से। देन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि यदि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं, तो फिर उनका क्या होगा जो माइनॉरिटी है और हमेशा माइनॉरिटी रहेंगे? देखिए, एक दो तरह के माइनॉरिटी होते हैं। मान लीजिए कि आज इंडिया में विवाद हो कि एबॉर्शन पे लॉ बनना चाहिए या नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि दो खेमा बटेगा, नहीं हो बनना चाहिए, बनना चाहिए। फिर कोई दूसरा मैटर आएगा कि होमोसेक्सुअलिटी को कानूनी मान्यता देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, तो इस पर भी दो ग्रुप बनेगा। ऐसे जो ग्रुप बनते हैं उसमें से एक मेजोरिटी ग्रुप होगा, उसकी बात मानी जाएगी, एक माइनॉरिटी। ये मेजोरिटी माइनॉरिटी डेमोक्रेसी में हेल्दी होता है। लेकिन यदि कोई इसलिए माइनॉरिटी है कि उसका कल्चर अलग है, उसका धर्म अलग है, उसकी जाति अलग है, तब तो क्या होगा कि वो हमेशा के लिए माइनॉरिटी रहेगा। तो ऐसे जो माइनॉरिटी होते हैं, इथनिक माइनॉरिटी, कल्चरल माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, उनकी आवाज कैसे सुनी जाए? जब ये डेमोक्रेसी को इसलिए भी कोई भी इसको अच्छा नहीं मानता था, प्लेटो, सोक्रेट और एरिस्टोटल, जेएस मिल, सभी, टॉकवेल, क्योंकि ये टिरेनी ऑफ मेजोरिटी हो जाता था। और ये हमेशा से आप समाज में जान लीजिए कि कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं जो माइनॉरिटी में होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, और अधिकतर जो हुजूम होती है, भीड़ होती है, वो अनपढ़ होती है। शुरू से हमेशा से ऐसा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, ह्यूमन सोसाइटी ही ऐसा है। तो ऐसे में यदि आप मेजोरिटी का शासन करोगे तो भीड़ का शासन होगा, मूर्खों का शासन होगा। तो इसके चलते जो है हमेशा माइनॉरिटी को, चाहे वो माइनॉरिटी नॉलेज के बेसिस पे हो, और बाद में तो ये हुआ कि रिलीजियस या कल्चरल माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, उनको जरूर ऐसी व्यवस्था डेमोक्रेसी में बनानी पड़ती है जिससे कि उनकी आवाज सुनी जाए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेमोक्रेसी का एक मायने है। इसको हम लोग भूल जाते हैं। आप कई बार देखेंगे अपने कंट्री में भी होगी कि अरे भाई जो मेजोरिटी चाहेगा होगा। नो, डेमोक्रेसी इज नॉट दैट। तो आप यदि ऐसा कह रहे हो तो आप कह रहे हो मेजोरिटेरियनिज्म, जिसको कि बुरा माना जाता है, वो टिरेनी ऑफ मेजोरिटी है, वो मॉब की टिरेनी है। ये हम नहीं कह सकते कि वो डेमोक्रेसी है। देन फाइनली ये आता है कि डेमोक्रेसी थ्योरी में जैसा सुनने में लगता है कि पीपल, गवर्नमेंट बाय पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, और प्रैक्टिस में कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंस है, ये आप डे टू डे देख सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि लेटर वर्सेज स्पिरिट। लेटर मतलब जो कानून के रूप में डेमोक्रेसी लिखा हुआ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और स्पिरिट जिस तरह से वो फॉलो होता है। एंड व्हाट अबाउट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इम्पोज्ड ऑन अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी? ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए, जो ये डेमोक्रेसी है, ये नॉर्मल डेमोक्रेसी नहीं है, वो एथेनियन डेमोक्रेसी नहीं है, लिच्छवी डेमोक्रेसी नहीं है।
ये डेमोक्रेसी लिबरल डेमोक्रेसी है जो लॉक और रूसो और इमैनुअल कांत इन सब के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स है। लिबरल डेमोक्रेसी वाज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, आपने देखा लिमिटेड स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट एंड ऑल। ये तो बहुत अच्छा था, अपना वेस्टर्न सोसाइटी के तौर पे निकला था, क्योंकि वहां पे एक बोर्जोजीज या प्रोफेशनल क्लास उभर रहा था 16-17 सेंचुरी में, आफ्टर रिनेसा, आफ्टर रिफॉर्मेशन मूवमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इनलाइटनमेंट मूवमेंट। तो उस क्लास के जो विचार थे उससे ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी था वो मैच करता था। तो उन्होंने राजा रजवाड़ों को भगा दिया और खुद जो है एक इलीट थे ये लोग, जो लोग भी ये सोच देते थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल, लॉक, हॉब्स, रूसो, सब इलीट थे। तो इन लोगों ने शासन पे कब्जा जमा लिया, इलीट का कब्जा हो गया। लेकिन जब कोलोनाइजेशन हुआ और दुनिया फैली, तो वही डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, इंग्लैंड ने अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में फैला दिया। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे आप इंडिया को लीजिए, हमारा समाज जो डेमोक्रेसी के जो विचार हैं उससे विपरीत है। डेमोक्रेसी मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं देखता, इक्वलिटी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा समाज अनइक्वल है, हम जात पात धर्म सब पे ऊंच नीच करते हैं। ऊंच नीच की यहां तक हालत हमारे समाज में है, थी और है भी, कि मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, लोग एक दूसरे को छूते नहीं, जात के नाम पे पानी नहीं पीते, बेटी रोटी का संबंध नहीं रखते। तो ऐसे समाज में जो कि हाईली अनइक्वल है, हाईली हियरार्किकल है, हाईली स्टेटस कंसर्न है, वहां पे डेमोक्रेटिक व्यवस्था कैसे लाओगे आप? तो ये होती है ना, जबरदस्ती आपने वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी एक इलिबरल सोसाइटी पे थोप दिया। तो उसका नतीजा क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में डेमोक्रेसी कुछ है और जो जमीन पे दिखती है वो डेमोक्रेसी कुछ है। जमीन पे ये दिखती है कि अभी भी आज के समय में भी ठाकुर के बस्ती से कोई यदि दलित निकला तो पेपर में आता है कि उस पर गोली चल जाती है, मान लो ये आती है। अभी भी जो है ये चीज यदि समाज में हो रहा हो जैसा पेपर निकालते हैं, तो समझो क्या डेमोक्रेसी है। तो ये इसलिए होता है कि आपने अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी पे एक वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को थोप दिया है। ये सारी चीजें जो है डेमोक्रेसी को एक कंटेस्टेड मीनिंग देती हैं कि डेमोक्रेसी है क्या। देन ट्रेसिंग द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी यदि हम देखें, इसी जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं उसी का एक आगे का रास्ता है कि आपको पता है कि एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत चेरिस्ड है, बहुत जगह रोमांटिक वे में देखा था, एथेंस में डेमोक्रेसी थी और वो ग्रीस में था। यहाँ इंडिया में भी लिच्छवी, वैशाली, वज्जी कन्फेडरेंसी, वो सब रिपब्लिक थे इंडिया में, मैंने पढ़ाया भी है आपको। तो उस तरह की चीज़ें कहीं कहीं मिलती हैं। वैसे वो डेमोक्रेसी कितना इम्परफेक्ट था उस पर भी पूरी मैंने क्लास भी ली है और वीडियो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही इम्परफेक्ट थी, कोई अभी ऐसा डेमोक्रेसी नहीं था। बहुत लिमिटेड जो है फ्रेंचाइज राइट थी, 5-10% लोग केवल समझिए रूल करते थे जो सिटीजन कहलाते थे, और वो भी बहुत कट्टर होते थे जिन्होंने कि सोक्रेटिस को डेथ की सजा भी दे दी थी। इस आइडिया को डेमोक्रेसी को कि पीपुल का रूल होगा, रोमन ने अडॉप्ट किया, रिपब्लिक बनाया, वहां सीनेट जो है वो शासन करते थे, और इसी के नाम पे जो है जूलियस सीजर को मार दिया था ब्रूटस ने कि तुम जो है राजा बनना चाहते हो, तुम जो है रिपब्लिक से हटना चाहते हो, मतलब रूल ऑफ पीपुल को हटाना चाहते हो। वो भी कितना रूल ऑफ पीपुल था आप समझ सकते हैं। देन जो मेडिएवल काल था ना, वहां पे पूरा ये दबा रहा, कभी इसकी कोई नाम लेने वाला नहीं था। वहां पे बड़े बड़े अंपायर होते थे, मुगल अंपायर, साफाविद अंपायर एंड ऑटोमन अंपायर, मंगोल अंपायर एंड ऑल, और हैब्सबर्ग अंपायर एंड रशियन अंपायर एंड ऑल काइंड ऑफ स्पेनिश अंपायर। और वो अंपायर जो है बिल्कुल एब्सोल्यूट मोनार्की होते थे। तो डेमोक्रेसी का नाम भी लेने वाला कोई मेडिएवल काल में नहीं था। लेकिन जब यूरोप में रिनेसा हुआ 14th सेंचुरी में, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुआ, रिफॉर्मेशन मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जब वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इनलाइटनमेंट मूवमेंट हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी आया, तो उस समय में एक क्या ये सब जितनी भी चीजें हो रही थी उसको लीड कर रहे थे वहां के इंटेलेक्चुअल क्लास जो प्रोफेशनल थे, डॉक्टर, इंजीनियर, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल, फिलोसफर, जो बॉर्जोजीज क्लास थे। वो बॉर्जोजीज क्लास जो है उन्होंने अपना दबदबा बनाना शुरू किया, इसको आप अपर मिडिल क्लास कह सकते हो। और वो जो जेंट्री थी, जो लैंडेड, जो पहले बैरन, लॉर्ड और ये सामंत होते थे, उन सब को हटाने का एक पूरा मुहिम चला और उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया कि कोई डिवाइन राइट थ्योरी नहीं है, जो स्टेट बना है वो तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बना है और वो हमारे
नेचुरल राइट की रक्षा के लिए बनाया है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। ये सब आप देखोगे तो ये बॉर्जोजीज क्लास जो प्रोफेशनल क्लास है उसके फायदे के लिए ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट लाया गया। और अंत में उन्होंने जो है इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से 1689 में राजा रजवाड़ों को हटा करके वहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी और प्रोफेशनल्स का राज हो गया इंग्लैंड में। बाद में वो अमेरिका में फैला। तो ये जो है डेमोक्रेसी जो है, ये प्रोफेशनल जो बॉर्जोजीज क्लास थे उनके लिए एक बहुत ही मजेदार हथियार बन गया, राजा रजवाड़ों को जो एब्सोल्यूट मोनार्की थे उसको भगाने का एक तरह से साधन बन गया। तब होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 100 साल बाद, और वहां पे नारा लगता है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और पहली बार डेमोक्रेसी का जो रियल मायने है कि लोग लोग बराबर हैं, सबको जो है अधिकार है जीने का एक तरीके से, वो निकल करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आती है। लेकिन आपको पता है उसका कितना दुष्परिणाम हुआ कि फ्रांस में कैसी डिक्टेटरशिप हुई, उसको रेन ऑफ टेरर कहते हैं, और कई मतलब सैकड़ों साल तक जो है वो कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज फ्रांस में नहीं थी। लेकिन इस आइडिया को लेकर के अमेरिका आगे बढ़ा और पहली बार वो एक फंक्शनल डेमोक्रेसी बना जो कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित था। इवन इंग्लैंड से भी बेहतर, कि इंग्लैंड तो मोनार्की पे ही चलता रहा, लेकिन अमेरिका ने मोनार्की को भी खत्म किया। तो ये जो है पूरी कहानी, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो मैंने आपको बताया, ये पूरा जो है एक समझ लो कि जो प्रोफेशनल या बॉर्जोजीज क्लास थे उनका एक थ्योरेटिकल डिवाइस था, और उसमें डेमोक्रेसी बहुत हेल्प किया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने डेमोक्रेसी को ही बदल दिया। डेमोक्रेसी रूल ऑफ पीपुल ना होकर के रूल ऑफ इलीट्स हो गया इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। आप एक बार इलेक्शन करवा लो, आप बोलो कि भाई हमें वोट मिला है, और फिर उसके बाद सत्ता 4-5 लोगों के हाथ में है, वही चला रहे हैं। फिर इलेक्शन होगा तो फिर जो है जनता, जो कि अधिकतर मॉब होती है, भीड़ होती है, उसको चाहे वो कुछ भी बहला के, कुछ उसको फ्री भी दे के, कुछ उसको रेवड़ी दे के, कुछ उसको इमोशनल बहला के, कुछ धर्म के नाम पे, कुछ जात के नाम पे आप उससे वोट ले लो, फिर जो है 4-5 लोग शासन करो। तो ये जो है एक्चुअल प्रैक्टिस इस टाइप की हो गई, जिसको कि बहुत लोग अब क्वेश्चन करते हैं कि क्या इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। लिबरल डेमोक्रेसी को इस नाते से काफी लोग नापसंद करते हैं। यदि हम थोड़ा आगे बढ़ें, ये तो ऐसे कहानी मैंने कह दिया है, कोलोनाइजेशन होता है, और यही आइडिया जो लिबरल डेमोक्रेसी का है, जो मैंने आपको बताया, ये एशिया, अफ्रीका और जहां जहां इंग्लैंड ने शासन किया वो फैल जाता है। अमेरिका पहली डेमोक्रेसी बनती है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। वो एक बहुत रेडिकल चेंज लाता है, बहुत सारे एम्पायर ढह जाते हैं, और जो इक्वलिटी का आइडिया पूरे वर्ल्ड में छाता है, इक्वल वर्थ, राइट, पॉपुलर विल, ये सब जो है फैल जाता है। और उसके कई जो है 29 नेशन स्टेट यूरोप में जो है डेमोक्रेसी बन जाते हैं। ये फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी की चलती है। उसके बाद 20वीं शताब्दी के शुरुआत में सोशलिस्ट मूवमेंट होता है, आधी दुनिया उसके गल्फ में चली जाती है, वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से मर्ज कर जाता है, और वो भी जो है डेमोक्रेसी के आइडिया को बढ़ाता है। वो एक तरह का ये आइडिया है कि हमको अपना राज चाहिए, पीपुल का अपना खुद का राज, कोई हमें डोमिनेशन नहीं चाहिए, परतंत्रता नहीं चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा फिलिप मिलता है, डीकोलोनाइजेशन होती है, और 20-25 साल में ही जो है 3-4 दर्जन से अधिक जो है इंडिपेंडेंट नेशन एशिया और अफ्रीका में निकल आते हैं। उसमें से एक इंडिया भी होता है। इंडिया, बर्मा, घाना, इंडोनेशिया, मेनी अदर कंट्री जो अचानक से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर जो है एक और वेव आती है जिसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, थर्ड वेव, जो 74 के बाद आती है, और वहाँ भी कई डेमोक्रेसी, पहले जो डिक्टेटरशिप थे वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट होते हैं। आज के समय में यदि हम लोग देखें तो पूरी दुनिया में लगभग 200 कंट्री हैं, उसमें से 167 अपने को डेमोक्रेसी क्लेम करते हैं, जिसमें से कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन की एक रिसर्च विंग है, उसमें से केवल 59 को वो ट्रू डेमोक्रेसी या फुल डेमोक्रेसी मानती है, बाकी को वो फ्लॉड डेमोक्रेसी या हाइब्रिड सिस्टम मानती है। तो ये अभी वर्ल्ड में कह सकते हैं आपकी 59 तो बिल्कुल फुल डेमोक्रेसी है, लेकिन अपने को क्लेम करने वाले कि जिसमें कि किसी न किसी तरह से मतलब इलेक्शन होता है और लोग अपने से रूलर को चुनते हैं, वो 167 है। जैसा मैंने बताया कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन की है, वो डेमोक्रेसी को 3 पार्ट में बांटती है। फुल डेमोक्रेसी जो 59 है, फ्लॉड डेमोक्रेसी, इनफैक्ट ये अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया को भी फ्लॉड डेमोक्रेसी में वो रखते हैं, और मुझे तो लगता है शायद अमेरिका को भी फ्लॉड डेमोक्रेसी में रखा जाता है। एंड हाइब्रिड रेजिम है, जो कि उनके अनुसार से ऑथोरिटेरियन और डेमोक्रेसी का मिला जुला रूप है। और एक तो फाइनल जो है ऑथोरिटेरियन रेजिम है, जिसमें डेमोक्रेसी का कोई ट्रेस नहीं है। ये स्लाइड को आप गौर से देख लेना। ये इसलिए मैंने दिया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट
थेसिस सैमुअल हंटिंगटन ने दिया था, इसको उन्होंने कहा था 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। उन्होंने बुक ही लिखा था द थर्ड वेव करके। उसमें उन्होंने कहा था कि फर्स्ट वेव डेमोक्रेटाइजेशन का जो आया, ये यहाँ आया, पढ़ लेना, मैंने बताया आपको कि ये आई थी 1828 से 1926 और इसमें 29 डेमोक्रेसी यूरोप में बनी, यूरोप में डेमोक्रेसी का प्रसार हुआ। सेकेंड वेव जो था वो ट्रूली ग्लोबल था, जिसमें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया, अफ्रीका, हम लोग भी उसी में आजाद हुए थे, इंडिया, श्रीलंका, घाना, इंडोनेशिया एंड ऑल। और थर्ड वेव जो था वो 1974 से अभी भी चल रहा है, जिसमें कि रेस्ट वाइल जो कंट्री जो एक तरीके से एक डिक्टेटर बन गए थे, डिक्टेटर जैसे कि बहुत सारा लैटिन अमेरिका में स्पेन एंड ईस्ट एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में काफ़ी जगह जो है यहाँ पे डेमोक्रेटिक वेव चली और बहुत सारे कंट्रीज में डेमोक्रेसी बने जो पहले ऑथोरिटेरियन हो गए थे। 3 वेव ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहां पे आइए, ये स्लाइड में हम लोग ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी किन पिलर्स पे बना है। यदि आप इसको कहें कि इसको एक को भी काटो तो डेमोक्रेसी नहीं रह जाती है, जो डेमोक्रेसी का इसेंस है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है इक्वलिटी, समता। एक ऐसा समाज जो बराबरी पे आधारित है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सबकी इक्वल वर्थ है, इक्वल डिग्निटी है। इसका जो नतीजा है यह है कि रूल ऑफ लॉ है, सब कानून के नजर में बराबर है, सबको कानून का इक्वल प्रोटेक्शन है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज, कल्चर, किसी बेसिस पे, किसी जन्म आधारित किसी भी आइडेंटिटी पे कोई जो है यहां पे गलत लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन। देन दूसरा है इक्वालिटी के बाद सेकंड कॉर्नर स्टोन पिलर है इक्विटी। आपको लगता होगा ये वर्ड कहां से आ गया और ये कैसे इक्वालिटी से अलग है, कुछ लोगों को पता होगा। इक्विटी इक्वालिटी में ये फर्क है कि ये प्रोपोर्शनल इक्वालिटी है, जहां पे कि अनइक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वली। जरा समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि 10 लोग जो हैं 100 मीटर का दौड़ दौड़ रहे हैं, उसमें से 2 की जो है टांगे खराब है, भगवान का दिया हुआ, मान लीजिए को वो फिजिकली चैलेंज्ड है, और 3 लोगों के पास इतने गरीब हैं कि जूता नहीं है, और बाकी लोग एकदम फिट फाट हैं, जूते में हैं। यदि आप सबको एकदम इक्वल मौका देते हैं, इक्वल रूल और इक्वल ट्रैक पे दौड़ाते हैं, तो ये इक्वालिटी तो है लेकिन इक्विटी नहीं है। इक्विटी कहता है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको बाहर निकालिए, उनको अलग दौड़ाइए, उनका अलग रेस होना चाहिए, और जिनको जूते नहीं है, जो आप उनको जूते दीजिए, उनको वो फैसिलिटी दीजिए जिससे वो दौड़ सके, और फिर दौड़ाइए। तो जब अनइक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वली तो इसको इक्विटी कहते हैं, ये सोशल जस्टिस है। लिबर्टी जो है वो तो कॉर्नर स्टोन है कि लिबर्टी एंड ऑटोनॉमी इंडिविजुअल का इंश्योर्ड होना चाहिए, उसको राइट टू लाइफ होनी चाहिए, राइट टू मूवमेंट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, कुछ भी कह सके, बोल सके, कहीं भी घूम सके, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, जिस तरह से हम स्पिरिचुअलिटी करें, ये सारा लिबर्टी यदि एक स्टेट सुनिश्चित करता है तो डेमोक्रेसी है। जस्टिस पे बेस जो समाज होना चाहिए, एक ऐसा सोशल अरेंजमेंट होना चाहिए जहां पे कि दोनों ही तरह का जस्टिस हो, प्रोसीजरल मतलब रूल रेगुलेशन जस्ट हो, इंस्टीट्यूशन जस्ट एंड फेयर हो, लेकिन सबस्टेंटिव जस्टिस भी, केवल रूल बनाने से नहीं, एक्चुअल में जस्टिस रियलाइज हो, जैसे कि अमीरों से टैक्स लिया जाए और गरीबों में बांटा जाए, एक्चुअल जब किया जाए तो उसको सबस्टेंटिव जस्टिस कहते हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। जैसे मान लीजिए रिजर्वेशन, इज ए सबस्टेंटिव जस्टिस। फेयरनेस एंड जस्टिस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स होनी चाहिए। ऑफिसेज यदि मान लो बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्व हैं तो वो सही है, क्योंकि वो एक तरह का एक फेयरनेस एंड जस्टिस है, डिस्ट्रीब्यूशन इन सोशल गुड। राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के प्रोटेक्टेड होने चाहिए, कानून से प्रोटेक्टेड होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होने चाहिए, और स्टेट लिमिटेड होना चाहिए। और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, मतलब सोशल सॉलिडरिटी हो, सोशल हार्मनी हो, और एक दूसरे में भाईचारा हो, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ें, ये जो है फाउंडेशन है। तो इक्वालिटी, इक्विटी, लिबर्टी, जस्टिस, राइट्स एंड फ्रेटर्निटी आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सोचना इस पे कि जो रियल हम डेमोक्रेसी देखते हैं उसमें से क्या ये सब चीजें आपको दिखती हैं। यदि ये है तो फिर कोई भी यदि डेमोक्रेसी है तो उसमें क्या होना मस्ट है, जिससे आप कह सकते हो कि ये रियली एक डेमोक्रेसी है। वहां पे पॉपुलर सॉवरेनिटी हो, मतलब कि जो सत्ता जो है, एक्चुअल जो सॉवरेन पावर है वो जनता में निहित हो। कैसे, अब ये सोचिए। लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट हो, ऑफकोर्स ये लिबरल डेमोक्रेसी की परिभाषा एक तरीके से, जो लिबरलिज्म पे आधारित होती है। स्टेट जो है उसको अनहिंडर्ड या अनलिमिटेड पावर नहीं है। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन नाम के खूंटे से
बंधा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उससे आप बाहर नहीं जा सकते, तो आपको लिमिटेड स्टेट कहलाती है। मतलब स्टेट की पावर लिमिटेड है विसे विस जनता, जो कि सॉवरेन है, जो कि मास्टर है, और जो गवर्नमेंट है वो उसके एक तरह से सर्वेंट है या एजेंट है। गारंटीड फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फ्री प्रेस एंड मीडिया होना चाहिए। एक्टिव एंड स्ट्रांग सिविल सोसाइटी होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी उसको कहते हैं जो ना तो सरकार है, जो ना ही मार्केट है, जो थर्ड सेक्टर जो है उसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। जो एनजीओ आते हैं, पब्लिक ओपिनियन आता है, जिसमें अदर जो है लीडर्स जो पब्लिक स्पेस में काम करते हैं बिना गवर्नमेंट के, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो आते हैं। माइनॉरिटी की राइट जो है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, उनकी आवाज सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस कॉर्नर स्टोन है, यदि वो गया तो डेमोक्रेसी गई। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ये तो मस्ट है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म केवल लिखा हुआ किताबों में नहीं, बल्कि उसको पालन करने की जो है एक स्पिरिट भी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में की भावना का आदर करना चाहिए, ना कि उसमें जो ब्लैक एंड व्हाइट में शब्द लिखे हैं उसको अपने इंटरेस्ट में तोड़ मरोड़ के कुछ भी करने की आजादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये सब जो है आपको इतनी लंबी लंबी बातें मैं बता रहा हूं, ये प्रैक्टिस में संभव है? क्या चैलेंजेस है डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने में? क्योंकि ह्यूमन नेचर आड़े आ जाता है। ह्यूमन नेचर कैसा है? बुली करने वाला है, डोमिनेट करने वाला है, पावर के पीछे भागने वाला है, अपने को बड़ा मानने वाला है, और सत्ता और धन इसके पीछे जो है लोलुप होने का है, उसके लिए कोई भी इमोरलिटी करने वाला है। ये सब जो है, और जब वही चीज जब एक समाज में आता है तो कितनी डिफिकल्ट हो जाती है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को निभाना। पहला जो चैलेंज ये आता है कि पीपल कैसे अपने को रूल करें। हम खुद अपने को रूल करें, कहना तो बहुत आसान है। इवन एक छोटे से दिल्ली जैसे राज्य में क्या पीपल रूल कर पाती है? केजरीवाल जी कहते हैं क्या मोहल्ला में सभा करेंगे देश, क्या क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता खुद रूल कर रही है? जब दिल्ली जैसे छोटे जगह में संभव नहीं है, तो ये इतने बड़े स्टेट में, इंडिया में या बड़े बड़े स्टेट में कैसे संभव है? कैसे रूल करें, क्या करें? दूसरी बात इससे उठती है, मान लो कि यदि कोई व्यवस्था बनाई भी जाए, तो क्या हर जनता जो है एक्सपर्ट है रूल करने में? जो जनता अपने 2 जून के रोटी को नहीं जुटा पा रही है, जो भटकती रहती है, उसको बोलोगे कि बताओ डिफेंस की पॉलिसी कैसे बनाए, बताओ कृषि की पॉलिसी कैसे बनाए, बताओ ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, रसिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा? क्या बताएगी वो जनता? क्या मायने होता है जनता के खुद के रूल करने का? देन एक और प्रॉब्लम आती है जिसपे कि इतने रिसर्च हुए हैं कि आप बहुत महीनों तक पढ़ सकते हो, वो है कि डिलेमा ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इवन आप जान लो डियर स्टूडेंट कि 3 आदमी यदि हो, मान लो कि आदमी है 1 2 3 और 3 चॉइस है ए बी सी, और 1 कहता है कि मेरा प्रेफरेंस है कि ए सबसे बेहतर है, बी उसके बाद है, सी उसके बाद है। 2 कहता है कि मेरा प्रेफरेंस है बी सबसे बेहतर है, बी के बाद जो है वो सी है और ए है, और 3 कहता है कि मेरा प्रेफरेंस है सी उसके बाद बी उसके बाद ए। केवल इस 3 चॉइस में ही आप, कोई भी मेथड नहीं है कि तीनों को आप मना लो और तीनों एग्री कर जाए। इसको एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कहते हैं, इसको आप पढ़िएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये कहता है कि जब इस टाइप का फ्री हमारे पास इवन 3 लोगों में भी चॉइस का हो, तो कोई ऐसा मेथड नहीं है जो अनबायस्ड वे में एक नतीजे पर पहुंचा दे। इसलिए डेमोक्रेसी में मान लो कि यदि डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव हो भी, तो कैसे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग लोगे? तो एक तरीका है कि भाई इस तरह का कोई एग्रीगेट वोटिंग और इन सब से मत करो, डेलिब्रेशन करो, कंसेंसस करो, एक दूसरे को मनाओ, और जनरल विल जो रूसो कहते हैं उसके बेसिस पे जो है डिसीजन लो। दूसरा, इसमें लोग कहते हैं कि जो डिसीजन है वो बहुत स्लो एंड टार्डी हो जाता है, बहुत ही धीरे हो जाता है, धीमा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सबको पूछना पड़ता है। आप देखते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कोई भी डिसीजन बहुत तेजी से नहीं ले पाती है। अभी अमेरिका ही जैसे मान लीजिए डेमोक्रेसी है, एकदम फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, उसको मान लो अभी चेंज करना है अपनी पॉलिसी की, नहीं गाजा में जो है वो युद्ध विराम होना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट है कि तुरंत ले लेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं कि जनता क्या चाहती है, जनता का विचार कितना है। कुछ लोग सड़क पे आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में, और सब मतलब कोई सीनेट में जाएगा, कोई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, सबसे पूछना पड़ता है, अपोजिशन एंड ऑल, तो डिसीजन यहाँ बहुत स्लो है। जबकि डिक्टेटरशिप में डिसीजन 1 सेकंड में लिया सकता है, जो डिक्टेटर है वो तुरंत डिसीजन लेगा और सबको मानना, क्योंकि उसको किसी से पूछा नहीं है। इसलिए इसमें कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। मेजोरिटेरियनिज्म जो है बहुत बड़ा एक चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इसमें इनहेरेंट है
कि मेजोरिटी का दबदबा होगा, बोलबाला होगा। तो इसको सभी कहते हैं ये तो टिरेनी ऑफ मेजोरिटी हो गई, ये तो आतंक हो गया मेजोरिटी का, और ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। पहले हमको ये समझना है कि डेमोक्रेसी नहीं है। हम लोग कई बार हम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, लोग कहते हैं भाई डेमोक्रेसी में तो मेजोरिटी का चलता है, जो माइनॉरिटी हो जाए जहां उनको जो सोचना है, लेकिन हम तो मेजोरिटी। ऐसा नहीं है। इक्वल राइट एंड वॉइस माइनॉरिटी का होना ही डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी इक्वलिटी पे बेस्ड है। यदि आप किसी का आवाज नहीं सुनते हो तो आप डेमोक्रेसी नहीं हो, फिर तो आतंक हुआ। और इसी से निकलता है पॉपुलिज्म। जब ये लोग समझ जाएं जो शासन कर रहे हैं कि हमें मेजोरिटी को ही साथ लेके चलनी है, जो ट्रू पीपल हैं, हमारे पीपल वो हैं, जैसे कि हिटलर ने कहा कि हमारे जर्मन पीपल वो हैं जो जर्मन रेस के हैं, और बाकी जो ज्यूज हैं, अदर हैं, उनको हमें नहीं मानना है। जब इस टाइप की बात होती है, जब ये होता है कि हम लोगों के जो मेजोरिटी पॉपुलेशन उसके इमोशंस को हम हवा दे करके और वोट हम ले पाते हैं, और उस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो वैसे को पॉपुलिज्म कहते हैं। पॉपुलिज्म डेमोक्रेसी के रास्ते से टिरेनी ऑफ मेजोरिटी में बदल जाता है, वो एंटी इंस्टीट्यूशनलिज्म में भी बदल जाता है। जो एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन है, रूल रेगुलेशन है, उसको भी जो है लोग नहीं माने, इस तरह की बातें। इसी से जुड़ा हुआ है कि जो इंस्टीट्यूशन में जो ट्रस्ट है उसका भी डिक्लाइन हो जाती है। मतलब ये भी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा पेरिल है, क्योंकि लोगों का भरोसा जो है इंस्टीट्यूशन से खत्म हो जाता है जब वो देखते हैं कि उनको न्याय नहीं देती है। जो इंस्टीट्यूशन जिसके लिए बना है, पुलिस बनी है रक्षा के लिए, नहीं कर पाती है। जब देखते हैं कोर्ट में हमको राहत नहीं मिलता है, जो रेगुलेटर हैं वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो इंस्टीट्यूशन से जब भरोसा हटता है तो लिबरल डेमोक्रेसी ढरढरा जाती है। हाउ नॉट टू sacrifice merit and expertise on the altar of equality। देखो, इक्वलिटी तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि नेचर इनइक्वल है। समाज में सबकी जो मेरिट है, सबके जो एक्सपर्टाइज है, सबकी जो क्षमता है, वो एकदम अनइक्वल है। कुछ लोग बहुत ही मेरिटोरियस होते हैं, इतने ब्रिलियंट होते हैं कि वो एक कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, और अधिकतर लोग जो है बहुत मीडियोकर होते हैं, और बहुत लोग जो हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यदि आप इक्वलिटी पे चलोगे तो मेरिट और एक्सपर्टाइज का सेक्रीफाइस नहीं हो जाएगा। फिर क्या मीडियोक्रिटी की तरफ हम नहीं जाएंगे? क्या कॉमन मिनिमम डिनोमिनेटर डेमोक्रेसी में ढूंढेंगे तो हम क्या नीचे के नीचे तरफ रेस टू बॉटम नहीं हो जाएगा? ये सब भी चैलेंज है। कैसे बैलेंस करें मेरिट एंड एक्सपर्टाइज और इक्वालिटी को? फाइनली, हाउ टू अवॉइड ऑलिगार्किक टेंडेंसी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ये जो इलीट थ्योरी कहता है कि अल्टीमेटली कोई भी डेमोक्रेसी जो है, इवन एरिस्टोटल कहते हैं कि वो होता तो है जनता के नाम पे शासन, और फिर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव में भी कुछ लोग शासन करते हैं और उसमें से भी कुछ लोग एक्चुअल डिसीजन मेकर होते हैं। तो एक्चुअली फिर डेमोक्रेटिक रूल जो है एक ऑलिगार्किक रूल में बदल जाता है, जहां कुछ ही लोग जो है शासन करते हैं। इससे कैसे बचा जाए? लिबरल डेमोक्रेसी की जो ऑलिगार्किक टेंडेंसी है उसको, मतलब कैसे पावर का डिफ्यूजन हो, अधिक से अधिक लोग कैसे पावर शेयर करें, ये भी एक चैलेंज है लिबरल डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी की। डियर स्टूडेंट, मुझे पता है कि ये वीडियो लंबा हो रहा है और मैं भी थोड़ा थक रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि इतने दिन बाद आप लोगों से बातें कर रहा हूं, तो मैं इसको एक फ्री व्हीलिंग डिस्कशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। लेट अस ट्राई कि इसको एक ही वीडियो में फिनिश करें, चाहे जितना भी लंबा हो। अब आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, इसको मैंने दो पार्ट में बांटा है। एक, यदि आप अच्छे डेमोक्रेसी को लें तो ये टाइप है। एक, यदि फ्लॉड डेमोक्रेसी को लें, जो डेमोक्रेसी नहीं है एक तरह से, उसके क्या क्या टाइप है, मतलब कि जो जो एक तरह से डेमोक्रेसी गड़बड़ हो चुकी है। पहले देखते हैं फुल डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी कितने तरीके हो सकती है। एक तो आपको पता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सीधा, मतलब कि जनता आए, टाउन हॉल में हाथ उठाए, डिस्कशन करे, डिलिब्रेशन करे, जो रूसो कहते हैं, जो एथेनियन डेमोक्रेसी थी, जो पहले जो सभा समिति में इंडिया में होती थी, एंड लाइक दैट। इसको आज के समय पॉपुलर डेमोक्रेसी भी कहते हैं, याद रखिएगा। और इसमें सिटीजन जो है रूरल होते हैं, लेकिन सिटीजन होते ही कितने लोग हैं? आप एथेंस में देखिएगा तो 8-10% लोग ही समाज के केवल जिसके पास प्रॉपर्टी थी, जो लोग कनेक्टेड थे, और बहुत सारे क्राइटेरिया थे उसमें। औरतों को, फॉरनर को, गरीब लोगों को सिटीजनशिप नहीं दी जाती थी। सीधा सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, रूरल होते हैं, सिविक वर्च्यू होती है। सिविक वर्च्यू मतलब कि लोग धर्म जाति के आधार पे नहीं जुड़ते, केवल सिटीजन होने का जो भाव है एक नेशन में, उसके बेसिस पे जो कैमरडरी होती है, भाईचारा होता है, और सब जो है सबके भले के लिए काम करते हैं। ये सब आइडियलिस्टिक है। अभी यदि वर्ल्ड में देखें तो केवल एक स्विट्जरलैंड जो है वो थोड़ी बहुत डायरेक्ट डेमोक्रेसी को करती हुई दिखती है स्विस पॉलिटिक्स में। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसको आप लिबरल डेमोक्रेसी भी कह सकते हो। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था,
हॉब्स, लॉक, रूसो, इमानुअल कांत, उस पर आधारित है, जिसमें इंडिविजुअल राइट्स को फंडामेंटल राइट कर सकते हो, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड स्टेट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, और प्रोसीजरल जस्टिस, मतलब हमने जस्ट रूल रेगुलेशन बनाए, इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी दी और जस्ट इंस्टीट्यूशन बनाए, तो ये माना कि जस्टिस भी हो जाएगी। तो ये दो के बाद आप देखिए, इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अच्छा बनाने के लिए दो मेथड जो है लाए गए। एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का था, आगे क्या है बताएंगे। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, उससे मिलता जुलता है, उसको भी आगे बताएंगे। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, मतलब विश्व बंधुत्व, जो हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, जहां पे कि कोई नेशन स्टेट की बाउंड्री से मतलब नहीं है, हम विश्व के नागरिक हैं और विश्व के प्रॉब्लम को हम सीधा नागरिक, एक दूसरे नागरिक मिल करके एक वर्ल्ड लेवल पे जो है डेलिब्रेशन से हम डेमोक्रेसी ला सकते हैं। ये कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी है। पॉलीआर्ची जो है, ये रॉबर्ट डल ने दिया था, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, चलिए अभी यहां छोड़ देते हैं। और सोशल डेमोक्रेसी एक तरह का मैरिज है बिटवीन लिबरल डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। इन दोनों का जो बीच बीच का जो थर्ड रास्ता है, जिसमें कि एक तरफ लिबर्टी भी है और दूसरी तरफ सोशल जस्टिस भी है, इसको सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं। इंडिया में इसका करंट बहुत हाई रहा। इवन एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने इसको अपनाया, अंबेडकर इसके पक्षधर थे, लोहिया थे, और जो मिक्स्ड इकोनॉमी भी अपनाई गई वो सोशल डेमोक्रेसी से अपनाई गई। आज के समय में सोशल डेमोक्रेसी जो पॉपुलर है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री में है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड मेनी ऑफ द मेनलैंड यूरोपियन कंट्री सोशल डेमोक्रेसी। अब थोड़ा सा चलिए, ये बहुत ज्यादा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो अदरवाइज बहुत लंबा होगा। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब ये है कि पीपल एक्टिवली टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन। कैसे, वो आगे हम लोग देखेंगे। इट emphasizes द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन शेपिंग पॉलिसी, मेकिंग डिसीजन, इंगेजिंग इन सिविक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। जैसे दिल्ली में जो हुआ था कि मोहल्ला सभा हो गई, लाइक दैट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इट इंक्रीजेज द एंगेजमेंट ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस बियॉन्ड मेयरली वोटिंग इलेक्शन। केवल इलेक्शन में वोट करने तक जो है सिटीजन का इंगेजमेंट नहीं रहता है, वो टाइम टू टाइम जो पब्लिक पॉलिसी बनती है उसके तरफ भी वो सीधा जाते हैं। यदि आप एक प्रथा लेंगे तो स्विट्जरलैंड में इसको लैंड्स जरामैंड बोलते हैं, आप इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। उसमें क्या होती है, लोग एक ओपन स्पेस में कैंटन में खड़े होते हैं और हाथ उठा करके पब्लिक पॉलिसी पे जो है वोटिंग करते हैं और उसी बेसिस पे पब्लिक पॉलिसी बनती है। इट फॉस्टर ए मोर इंगेज इन्फॉर्म एम्पावर्ड सिटीजन। ऑफ कोर्स सबस्टेंटिव डेमोक्रेसी है, मतलब ये केवल थोथा डेमोक्रेसी नहीं है, ये रियल बहुत ही डीप डेमोक्रेसी हो जाती है और ये क्लोजर हो जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। अब कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? एक तो है कि पब्लिक डिबेट हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, मोहल्ला में ही लोग अपने मैनेज करें, RWA मैनेज करें, सिविल सोसाइटी एक्टिव हो, इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो बहुत एक्टिव हो, इनिशिएटिव हो, मतलब कि लोग जो हैं वो पेटिशन दे के कहें कि इस पे कानून बनना चाहिए, इस पे पॉलिसी बननी चाहिए, इसको इनिशिएटिव कहते हैं। रिफरेंडम हो, बात बात पे पूछा जाए कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा को स्ट्रांग करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा देना, सिटीजन के असेंबली जैसे मोहल्ला सभा, ये सबको और बढ़ावा देना। रिकॉल, मतलब यदि जनता चाहे तो किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को बुला ले 5 साल से पहले भी। प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन का पूरा अधिकार देना, टाउन हॉल मीटिंग करना, ऑनलाइन पोल और सर्वे, ये सब करना भी जो है, सोशल मीडिया के थ्रू जनता से डायरेक्टली जुड़ना, उनकी आवाज़ सुनना, ये सब जो है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के मेथड हो सकते हैं। जो थिंकर इसको सपोर्ट करते हैं, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। रूसो हैं, सीबी मैकफर्सन है। सीबी मैकफर्सन जो है एक कैनेडियन जो है, एक मार्क्सिस्ट विचारधारा के थे, जिन्होंने कि पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म कहा था लिबरल डेमोक्रेसी को, याद रखिएगा। आना आरेंट हैं, जूइस, जो कि अमेरिका में जाके बसी थी। कैरोल पैटमैन बहुत फेमस हैं, सैला बहन हबीब। बेंजामिन बार्बर तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के एक तरह के पितामह हैं। मैंसबरी, जॉन ड्यूई एंड ऑल। जॉन ड्यूई जो है अंबेडकर जी के गुरु थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा मिलता जुलता है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी से। इसमें बेसिकली क्या है कि लोग डेलिबरेट करते हैं इश्यूज पे और एक नतीजे पर पहुंचते हैं। डेलिबरेशन और डिस्कशन आर्गुमेंट में बहुत फर्क होता है। जब आप डेलिबरेट करते हैं तो आप अपने को प्री जुडिस से अलग रखते हैं, अपने ब्रेन में पहले से ही कोई डिसीजन ले करके और आर्गुमेंट आप नहीं करते हैं। आप ओपन ब्रेन से जाते हैं, दूसरे को सुनने के लिए जाते हैं, आपकी बात सुनाने के लिए जाते हैं, और यदि आपको लगता है कि सामने वाला सही कह रहा है तो आप उसकी बात को मान लेते हैं। आपका इंटरेस्ट केवल एक होता है कि सबके भले के लिए हो और आप अपने भले के बारे में नहीं सोचते। यदि इस तरह की ओपन, फ्री, इक्वल और इंक्लूसिव डिस्कशन होती है, उसको डेलिबरेशन कहते हैं।
सो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी डेलिबरेशन पे आधारित होती है। ये एक ऐसा सोशल डिसीजन है, पब्लिक पॉलिसी इस तरीके से लिया जाता है जो रीजन एंड इंक्लूसिव पब्लिक डेलिबरेशन पे आधारित होता है। अब बाकी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, मैं इतना भी नहीं पढ़ रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो एग्रीगेटिव डेमोक्रेसी मानी जाती है, मतलब हर इंडिविजुअल का अपना अपना विचार है, अपना अपना इंटरेस्ट है, आप सबको केवल जो है मैथमेटिकली जोड़ देते हो और मेजोरिटी के बेसिस पे डिसीजन लेते हो। लेकिन जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी होती है उसमें ट्रांसफॉर्मेटिव एंड डिस्कर्सिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब आदमी अपना विचार ही बदल लेता है, कोई फिक्स नोशन नहीं है और सबके विचार डिस्कर्सिव मतलब डिस्कशन से, डेलिबरेशन से जो निकल के आता है वो सबके भले के लिए होता है। तो यहाँ पे डेलिबरेशन और वोट जो है वो लेजिटिमेसी बनती है, ना कि वोटिंग। ये आप नहीं कह सकते कि हमको मेजोरिटी का वोट है इसलिए मैं जो करना हुआ करूंगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि हमने डेलिब्रेशन कराया और जो डेलिब्रेशन से विचार उभरा वो हम कर रहे हैं इसलिए हम लेजिटिमेट हैं। तो लेजिटिमेसी का जो आधार है वो बदल जाता है। ये एक तरह का मैरिज है पॉपुलर सोवरेनिटी और लिबरल डेमोक्रेसी का। ऑफ कोर्स ये सब पॉइंट तो बहुत ही ऑब्वियस हैं। इसके जो थिंकर हैं वो रूसो, हैबरमास, जॉन रॉल, डेविड मिलर, ड्राइस कोहेन, वॉल्जर, मैनिन, फिस्किन, एमीन गटमैन, डेनिस थॉमसन, इसे जरूर याद कीजिएगा एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी मैंने आपको बताया भी विश्व बंधुत्व के विचार पर आधारित है, जहां पे कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को पूरे ग्लोबल लेवल पे जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश की जाती है। इसमें ग्लोबल जस्टिस है, वो नेशन स्टेट के बाउंड्री से निकल करके जस्टिस सबको मिले। ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका में यदि लोग जो हैं इतना सारा कंज्यूम कर रहे हैं खाना पीना और अफ्रीका में लोग भूखे मरे, ये ग्लोबल जस्टिस नहीं है। यदि यूनाइटेड नेशन में केवल अमेरिका की बात क्यों सुनी जाए, क्यों अफ्रीका की बात ना सुनी जाए, ये इस तरह की जब बातें होती है तो ये कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। और क्यों नेशन स्टेट ही हमारा लंबरदार बन के आता है। यदि हम किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह रहे हो, हम तो विश्व के नागरिक हैं, कौन रोकता है हमें, नेशन स्टेट कौन होता है हमारे बारे में बात करने को। इस तरह की बातें कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी में की जाती है। ये बात करता है डेमोक्रेटिक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का, ग्लोबल सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन का, ग्लोबल डेलिब्रेशन पब्लिक स्फेयर का, ग्लोबल जस्टिस की, और ये जो कलेक्टिव प्रॉब्लम है जो कि मिलजुल करके ही सॉल्व हो सकता है, उसके तरफ इनका थॉट जाता है। कैसे हम क्लाइमेट चेंज को रोकें, कैसे पैंडेमिक को रोकें, कैसे इंटरनेशनल टेररिज्म को रोकें, कैसे हम भूख गरीबी मिटाएं। और इसमें नेशन स्टेट्स के बूते में कुछ नहीं है, आप जानते हैं कि सबको मिल के ही करना पड़ेगा। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इसके जो थिंकर हैं उसको जरूर याद कर लीजिएगा, हर कंपटीशन में पूछा था यूजीसी नेट से लेकर सीयूईटी पीजी। इमैनुअल कांत, डेविड हेल्ड, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड बाकी भी आप जस्ट नाम देख लीजिए। ये दोनों जो है सैला बहन हबीब दोनों में आते हैं, कई लोग दोनों में आएंगे। कोई पार्टिसिपेटरी और कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी भी काफी मिलता जुलता है। रिचर्ड फॉक, मैरी कल्डर को आप न्यू वॉर थ्योरी के लिए भी जानते हैं। पॉलीआर्ची, जैसा मैंने कहा कि रॉबर्ट डहल की एक कॉन्सेप्ट है। रॉबर्ट डहल अमेरिका के थे, उन्होंने अमेरिकन पॉलिटी में ऐसा पाया और उन्होंने उसको अच्छा माना जहां पे कि एक इंडिविजुअल दो तरीके से डेमोक्रेसी से जुड़ता है। एक तो वो डायरेक्टली एज ए इंडिविजुअल वोट देता है और सरकार से अपना राइट अधिकार लेने की कोशिश करता है। दूसरा, वो अपनी कम्युनिटी के थ्रू भी जो है वो लॉबिंग करता है, अपना इंटरेस्ट आर्टिकुलेट करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, और अपने कम्युनिटी या ग्रुप जिसको बिलोंग करता है उसके थ्रू भी अपने अधिकार को पाने की या पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। जब एक इंडिविजुअल दो तरीके से, एक इंडिविजुअल वोटिंग और दूसरा कम्युनिटी के थ्रू डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको उन्होंने पॉलीआर्ची कहा। पॉलीआर्ची मतलब यह है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ आर्की, मतलब रूल, मतलब पीपल जो है एक तरीके से इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के थ्रू रूल अपना एस्टैब्लिश करते हैं या कह लीजिए रूल करते हैं, और दूसरे कम्युनिटी के थ्रू भी जो रूल करने की कोशिश करते हैं। ये भी दर्शाता है कि समाज में जो पावर है वो पूरी डिफ्यूज्ड है डिफरेंट ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज में। कोई एक इंडिविजुअल है, कुछ इंडिविजुअल में ये नहीं है। इवन स्टेट में ही सत्ता निहित नहीं है बल्कि वो फैली हुई है। बाकी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ये रूल ऑफ लॉ, सिविल लिबर्टीज, लिमिटेड गवर्नमेंट, पावर, कम्पिटिटिव इलेक्शन, प्लुरलिज्म को दर्शाता है। प्लुरलिज्म जैसा मैंने कहा दो तरीके पे समझ सकते हैं। एक कि समाज में वैल्यू प्लुरलिज्म है, मतलब कि हर तरह के विचार, हर तरह के कल्चर को सम्मान दिया जाता है। और एक है कि सत्ता जो है वो निहित केवल स्टेट या गवर्नमेंट में नहीं है, वो डिस्पर्स्ड है, डिफरेंट ग्रुप्स कम्युनिटीज में फैली हुई है, प्लुरलिज्म। सोशल डेमोक्रेसी पे मैं एक तरह से नहीं बना पाया हूं, मुझे चलो मैं डिस्कस ही कर देता हूं। सोशल डेमोक्रेसी से मैंने बताया कि एक तरह का मैरिज है सोशलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी का। तो यहां पे क्या होती है कि आपको दोनों ही विचारधारा एकदम
स्ट्रांग होती है। आपको लिबरलिज्म मतलब लिबर्टी भी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, लिबर्टी, मार्केट को भी उतनी वैल्यू दी जाती है, लेकिन उसी के साथ में जो है इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, माइनॉरिटी राइट एंड लोगों को जो प्रोटेक्ट करने का जो है कि फ्री राशन देनी है, फ्री एजुकेशन देनी है, जो सोशलिज्म में होती है, जिसको पॉजिटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव राइट्स कहते हैं, उस पर भी उतना ही फोकस होता है। जब इस तरह का एक बैलेंस बनाया जाए लिबरल डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के बीच में, तो उसको सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं। ये बहुत पॉपुलर इंडिया में भी है और स्कैंडिनेवियन कंट्री में भी। फ्लॉड डेमोक्रेसी जो है, अब यदि हम देखें तो जैसा मैंने कहा ना कि ये तो अच्छे डेमोक्रेसी के हम टाइप देख रहे थे, फ्लॉड डेमोक्रेसी भी देखें तो बहुत तरीके के हैं। गाइडेड डेमोक्रेसी, ऑर्डिनेट डेमोक्रेसी, डेलीगेटिव डेमोक्रेसी, पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी, और आगे मैंने कुछ और बताया है। एक एक लाइन दिया है, आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, केवल ये जानिए कि क्या है ये। गाइडेड डेमोक्रेसी मतलब जैसे नाम ही बताता है कि कोई स्ट्रॉन्ग कैरिस्मेटिक लीडर उभरता है समाज में और वो कहता है कि देखो डेमोक्रेसी जैसा मैं कहता हूं वो डेमोक्रेसी है, अपोजिशन की ज्यादा मत सुनो, हम मतलब कि हम भले के लिए आपके हैं, आप हमें सपोर्ट करो, कंट्री को आगे ले जाना एंड ऑल। उस टाइप की जो डेमोक्रेसी है फ्लॉड डेमोक्रेसी होती है। इसमें अपोजिशन का कोई ज्यादा रोल नहीं रहता है, इंस्टीट्यूशन का कोई रोल नहीं रहता है, और जनता एक लीडर को मसीहा मान के उसके पीछे चलती है, जो कि एक तरह का जो धीरे धीरे अपने पावर बढ़ाता चला जाता है और लिबर्टी जो है इंडिविजुअल की कम होती चली जाती है। ऑडियंस डेमोक्रेसी एक ऐसा है जिसमें कि जो गवर्नमेंट है ना, वो जनता की के आवाज को सुनने की कोशिश करती है। जनता क्या चाहती है वही करेंगे, जनता क्या चाहती है वही करेंगे, लेकिन वो उसमें क्या होती है, जनता मतलब मेजोरिटी की सुनने लगती है वो, और उसमें माइनॉरिटी की कोई आवाज ही नहीं सुनता है, तो वो भी एक आतंक बन जाता है मेजोरिटी की, और उसमें हियर से एंड बहुत सारा जो 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 अफवाह उड़ती है, एंड जनता में जो लॉबिंग होती है, किसकी आवाज कहां पहुंच रही है, मीडिया जो है बहुत बायस्ड हो जाता है। ये इस तरह का फ्लॉड डेमोक्रेसी ऑडियंस डेमोक्रेसी में होती है। डेलीगेटिव डेमोक्रेसी को फ्लॉड इसलिए माना जाता है कि उसमें जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एकदम बेलगाम हो जाते हैं, वो मतलब उनको कोई अकाउंटेबल ही नहीं रहते पीपुल से, पीपुल ने एक बार चुन लिया, उसका पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना में ऐसा माना जाता है। पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी मैंने आपको बताया है, जो कि मेजोरिटेरियनिज्म है, मतलब मेजोरिटी के ही भावना को लेकर चलना, क्योंकि उससे हमको वोट मिलता है। पीपुल पीपुल में विभेद करना, एक ट्रू पीपुल है, दूसरे अदर पीपुल हैं, फिर अदर पीपुल को सताना जो है, जिससे कि मेजोरिटी खुश हो, उनके भावना को भड़काना, डेमोगेगी करना, और इंस्टीट्यूशन एंड इस्टेब्लिशमेंट एंड इलिटिसिज्म को मतलब एक तरीके से चोट पहुंचा करके जनता को ये फील कराना कि हम आपके साथ में हैं, लाइक दैट। ये पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी है। वैसे सुनने में कई चीजें इसमें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये हार्म ही करता है डेमोक्रेटिक स्पिरिट को। फ्लॉड डेमोक्रेसी में और देखें तो मैनेज डेमोक्रेसी, ऐसा नाम ही है कि डेमोक्रेसी को मैनेज किया जाता है, जहां पे कि सभी कुछ मैनेज्ड है, इलेक्शंस मैनेज्ड है, मीडिया मैनेज्ड है, इलेक्टोरल रूल मैनेज्ड है, अपोजिशन कैंडिडेट को आप लिबर्टी नहीं देते हो, मीडिया कवरेज को, पूरा मैनेज डेमोक्रेसी फ्लॉड। एक्सक्लूसिव डेमोक्रेसी वहां है जहां पे कि आप बहुत सारे जो जनता के पार्ट हैं उसको डेमोक्रेसी में आने ही नहीं देते हो, वुमेन को नहीं, माइनॉरिटी को नहीं, पुअर को नहीं। तो जैसे अफगानिस्तान में आप देखो तालिबान का शासन है, म्यांमार में जो मिलिट्री हुंता जो है उसकी शासन है। डोमेन डेमोक्रेसी एक ऐसा होता है जहां पे कि बहुत ही नैरो इलीट किसी खास डोमेन के वो शासन करना शुरू कर देते हैं, जैसे रसिया और चाइना में आप देख सकते हो। ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरियनिज्म भी जो है एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है, जहां की ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और एक ऑथोरिटेरियन रूल जैसा हो जाता है। मिलिट्री शासन में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और कई जगह आपको खास करके ईस्ट एशिया में ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरियनिज्म कई कंट्री मिलती है, इंडोनेशिया से लेके सिंगापुर एंड मेनी अदर कंट्रीज, साउथ कोरिया तक। अब एक और डिस्कशन यदि कीजिए, जो कि ऑफ कोर्स बहुत डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कई तरीके के हो सकते हैं। सभी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन जैसे कि एक बेसिस ये हो सकता है कि क्या वो यूनिटरी है या फेडरलिज्म है। यूनिटरी मतलब ये होता है कि सारा जो गवर्निंग पावर है वो एक ही ऑथोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित है, और जो जितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, रीजनल या लोकल, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से पाते हैं, जितना उसको दे दिया उतना ही पावर, लेकिन उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं होता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, पोलैंड, पेरू, श्रीलंका, इजिप्ट, इजराइल, ये सब यूनिटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। फेडरलिज्म जो इंडिया भी है, वहां पे क्या होता है कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल, फेडरल, प्रोविंशियल या लोकल, और सभी कॉन्स्टिट्यूशन से अपना पावर ड्रॉ करते हैं, कोई किसी से ड्रॉ नहीं करता, बिल्कुल बराबर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब बराबर होते हैं। उसको फेडरेटिंग यूनिट कहते हैं और इसको फेडरल यूनिट कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा पावर जो है वो डिवाइडेड होता है,
डिफरेंट यूनिट के बीच में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है जो कि निपटारा करती है झगड़े का। इसमें यूएसए है, इंडिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड है। यदि हम इस बेसिस पे देखें कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का नाता कैसे है, मान लो ये लेजिस्लेचर है, ये एग्जीक्यूटिव है, तो इस बेसिस पे यदि लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव निकलता है तो उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। आप अपने यहाँ देख लो, मिनिस्टर कहाँ से आते हैं? लेजिस्लेचर से आते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? लेजिस्लेटिव पार्टी में जो मेजोरिटी होती है उसका लीडर होता है। यदि एग्जीक्यूटिव जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं और जनता डायरेक्टली लेजिस्लेचर भी चुनती है तो उसको प्रेसिडेंशियल कहते हैं। वहां पे जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो प्रेसिडेंट है, वो लेजिस्लेचर पे आधारित नहीं होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में चूंकि लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव निकलता है, इसलिए एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर को। वो डायरेक्टली पीपल को अकाउंटेबल नहीं होता है, थ्रू पार्लियामेंट वो अकाउंटेबल होता है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सीधा सीधा जो है प्रेसिडेंट पीपल को डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है, पार्लियामेंट के थ्रू अकाउंटेबल नहीं होता है। वहां पे पार्लियामेंट उस पर सीधा शासन या सीधा दबाव नहीं बना सकती है जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म में बनाती है। इन दोनों का मिक्सचर सेमी प्रेसिडेंशियल होता है। उसमें क्या होती है कि पीपल एक प्रेसिडेंट को डायरेक्ट चुनता है और पीपल खुद फिर डायरेक्ट जो है लेजिस्लेचर को भी चुनता है। ये तो चलो कॉमन है, लेकिन जो लेजिस्लेचर में जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है उसको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है सरकार को चलाता है, और प्रेसिडेंट जो है वो ओवरऑल जो है स्टेट का हेड होता है, उसको भी काफी सारे पावर होते हैं। ये जो मिक्सचर है प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म का, उसको सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे फ्रांस में है, श्रीलंका में है, और कई और भी जगह है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है, जो बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड में, उसमें एक मोनार्क होता है, किंग हो, क्वीन हो, एम्पेरर हो, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन उसकी पावर जो है सेरिमोनियल होती है, नॉमिनल होती है। एक्चुअल पावर जो पार्लियामेंट और उससे जो एग्जीक्यूटिव निकलता है, जो प्राइम मिनिस्टर, उसको होती है। मोनार्क का काम बहुत सेरिमोनियल होता है, और रियल पावर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट का होता है, जो कि पार्लियामेंट से निकलता है जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म में, और वो अकाउंटेबल होता है पीपल को थ्रू पार्लियामेंट। इसका एग्जाम्पल यूके है। करीब 15 कॉमनवेल्थ रियल्म ऑफ नेशन है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। भूटान है, जापान है, डेनमार्क एंड मेनी मेनी अदर कंट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ये मैंने इसलिए दिया था कि आप आगे और इसको अच्छे से समझ पाओ, लेकिन मैंने अधिकतर बता दिया है, केवल आपके नोट के लिए दिया है, इसको पढ़ लेना। ये इस पर हम लोग को थोड़ा टाइम देना चाहिए कि क्या चैलेंज है लिबरल डेमोक्रेसी के। ये आपके सिलेबस में भी है। देखिए, इसको कई लोग ये कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी अभी पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के नाम पे है, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, ये छला हुआ है, ये धोखा है। डेमोक्रेसी तो एक्चुअल थी जो एथेंस में लोगों ने सोचा था, जो लिच्छवी और अदर एंशियंट टाइम में लोगों ने सपना देखा था, जहां पीपल खुद अपने को रूल करते हैं। लेकिन कौन है पीपल, ये भी एक उस समय में थी। पीपल ही बहुत कम लोग होते थे जिसको आप सिटीजन कहते हो। खैर, अभी जो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसको कई लोग कहते हैं कि ये एक तरह का नॉमिनल या नोशनल डेमोक्रेसी है, नाम मात्र का डेमोक्रेसी है। आपको मैंने डिटेल में बताया कि जेएस मिल इसको जो है 2 स्टेप शिफ्टेड डेमोक्रेसी कहते थे। क्यों? क्योंकि हम नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव रूल करता है। नो, हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं, रिप्रेजेंटेटिव के बीच में से कुछ लोग रूल करते हैं। नो, थर्ड स्टेप भी है, कुछ लोग नहीं, बहुत थोड़े लोग रूल करते हैं। फॉर्मल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है इटसेल्फ इसको नॉमिनल बना देता है। मैंने आपको बताया ना कि एग्जांपल कि 10 लोग खड़े हैं, 3 के पास जूता नहीं है, 2 के पैर टूटे हुए, और सबको बोलते हो कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लिबरल डेमोक्रेसी यही करता है। यहाँ कोई मतलब कि सबस्टेंटिव इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे फॉर्मल इक्वालिटी है। निगेटिव लिबर्टी है, कोई पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है। हम आपको कहते हैं कि आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी है, कहीं भी घूमने की आज़ादी है, पास में पैसे नहीं है, कहीं भी घूमने की क्या आज़ादी है? आपको किसी मॉल में जाने की आज़ादी है, मॉल में कहाँ जाएंगे, पास में पैसे नहीं है। तो ये निगेटिव लिबर्टी, निगेटिव राइट। आपको राइट टू लाइफ है, राइट टू मतलब कोई जान नहीं लेगा, उससे क्या होगा? क्या हमको राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू लाइफ है, लेकिन क्या राइट टू जॉब है? तो वो पॉजिटिव राइट हमको नहीं है, पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है। लिमिटेड स्टेट है, स्टेट चुपचाप मूक दर्शक रहता है। जो सत्ता में है, इलीट हैं, जो पैसे वाले हैं, वो राज कर रहे हैं, वो निगेटिव लिबर्टी का फायदा उठा रहे हैं, निगेटिव राइट का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो गरीब गुरुआ हैं उनके लिए स्टेट कुछ नहीं कर रहा है, लिमिटेड स्टेट। और इससे होता क्या? एक्चुअल में लोग कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी इलीट रूल है। कहने को जो है ये एक डेमोक्रेसी का नाम है, लेकिन जो जोसेफ शुम्पीटर ने कहा कि डेमोक्रेसी एक इलेक्टोरल मेथड बन के रह जाती है, जहां हम एक इलीट को दूसरे इलीट के ऊपर चुनते हैं। इलेक्शन में होता भी क्या है, आप कोई भी, आप रियल, मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो,
आप जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनका आप एफिडेविट में देखिए। फॉर्चुनेटली इंडिया में एक रूल है जिसमें सभी लोग अपने संपत्ति का, जो कैंडिडेट होते हैं वो अपना डिक्लेरेशन देते हैं। आप जस्ट देख लीजिए कि कितने कैंडिडेट करोड़पति हैं, आपको देख के हैरत हो जाएगा वो आपके बीच के लोग नहीं हैं, और हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ रुपए चाहिए होते हैं, कौन खर्च कर सकता है? इसका मतलब है कि इलीट की ये लड़ाई है, जनता की लड़ाई नहीं है। जनता वोट देने के लिए केवल है, ना तो शासन करने के लिए है और ना ही सत्ता में भागीदारी के लिए। तो ये लोग इसको लिबरल डेमोक्रेसी का ही दंश मानते हैं कि इस तरह का आपने व्यवस्था बनाया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कि ये इलीट रूल बन के रह गया इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको एरिस्टोटल बोलते हैं कि परवर्टेड फॉर्म ऑफ सत्ता है, जहां पे कि मेनी रूल, मतलब रूल इन द नेम ऑफ मेनी होता है बट इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू होता है। ये इसकी और भी बुराई लिबरल डेमोक्रेसी की आती, क्योंकि शुरू से ही लिबरल डेमोक्रेसी ने कैपिटलिज्म को समर्थन दिया, और ये एक पैकेज के रूप में आता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी प्लस लिबरलिज्म। और कैपिटलिज्म कितना एक्सप्लॉयटेटिव है हम लोग सब जानते हैं, अनइक्वल सिस्टम है, इसीलिए भी लिबरल डेमोक्रेसी की बुराई की जाती है। इसकी जो फोकस है इंडिविजुअलिज्म पे, वो एक स्वार्थी समाज बनाता है। निगेटिव लिबर्टी, इंडिविजुअलिज्म, निगेटिव राइट, इन सब जो है एक पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअलिज्म का समूह बन के रह जाता है। जो सोसाइटी है वो एक भाईचारा नहीं, एक एटोमाइज जो है स्वार्थी लोगों का एक ग्रुप केवल बन जाता है, समूह बन जाता है। अनदर जो चैलेंज है, या कह लीजिए इसकी जो बुराई की जाती है, जिसके चलते कि लिबरल डेमोक्रेसी आज अटैक पे है, और पॉपुलिज्म एंड एक तरह का बैकलैश जो लिबरल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, जिसको आप कह सकते हैं कंजर्वेटिज्म का, जो राइट विंगिस्ट पॉलिटिक्स का जो एक बहाव हो रहा है लिबरल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। मतलब एक तरह से कई लोग तो इसको अब गाली के तौर पे यूज करते हैं, लिबरांडू, जैसे आप इंडिया में सुनते हैं, जो कि लिबरल डेमोक्रेसी के समर्थक होते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो यह है कि जस्टिस इन लिबरल डेमोक्रेसी इज प्रोसीजरल नॉट सब्सटेंसिव। जो न्याय की जो अवधारणा है ना, वो ये है कि हमने खूब अच्छा रूल रेगुलेशन बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, और बहुत अच्छे जो है इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर दी, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन रोबस्ट है, तो यदि जस्ट रूल है, जस्ट प्रोसीजर है, तो जस्टिस हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, समाज में जस्टिस को लाना पड़ता है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो जस्टिस को रियलाइज करने के बजाय केवल एक नीति बनाना जो है, और न्याय नहीं लाना, नीति वर्सेस न्याय वीडियो मेरा देखिएगा, तो ये भी एक बुराई की जाती है कि यहाँ पे जस्टिस भी नोशनल हो जाती है लिबरल डेमोक्रेसी में। बाय फोकसिंग मोर ऑन रैशनलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, रैशनलिज्म मतलब कि सब चीज तर्क पे आधारित हो, बुद्धि पे आधारित हो, रीजन पे आधारित हो, साइंस पे आधारित हो, और इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद हो। ये एक तरह का जो मैंने बोला समाज जो है एक स्वार्थी व्यक्तियों का समूह बन जाता है। बाय क्रिएटिंग ए डाइकोटमी, तो कम्युनिटी लाइफ को जो है ये वैल्यू देता ही नहीं, इसलिए हम जैसे समाज में जो कम्युनिटी लाइफ को वैल्यू देता है लिबरल डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है। बाय क्रिएटिंग ए डाइकोटमी ऑफ पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, लिबरल, देखो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट का एक जो है वॉल खड़ा किया यूरोप में, हमारे यहाँ नहीं, और उसके थ्रू उन्होंने औरतों को जो है पब्लिक डोमेन से निकाल दिया। इसलिए फेमिनिस्ट कहती हैं कि ये तो पूरा जो लिबरल डेमोक्रेसी पूरा धोखा है, क्योंकि ये अधिकार की बात करते हैं, केवल पुरुषों के अधिकार की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमको अधिकार मिलना चाहिए पार्लियामेंट में हर तबके के लोगों को, लेकिन अपने घर में अपने औरतों को अधिकार नहीं देते हैं, अपने औरतों को पब्लिक डोमेन में आने नहीं देते हैं। वोटिंग का राइट तक जो है मतलब दसियों साल या दशकों तक इन्होंने नहीं दिया। तो एक तरह से ये फेमिनिस्ट भी इसके अगेंस्ट हैं, कम्युनिटेरियन भी अगेंस्ट हैं, जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं वो भी इसके अगेंस्ट हैं। इट्स फोकस ऑन इलेबोरेट रूल रेगुलेशन एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हैज मेड इट स्ट्रक्चर्ड एंड एक्सक्लूसिव। हर चीज कानून, हर चीज एक रेगुलेशन, हर चीज किताबों में। तो लोग जो है लगता है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो जमीन से जुड़े हैं, उनको लगता है कि ये सत्ता पूरी एलियन है, पता नहीं क्या है, कहाँ से आई है। लिबरलिज्म इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ कोलोनियलिज्म, बहुत भद्दा इसका एक दाग है इसके, क्योंकि जो भी कोलोनियल मास्टर थे सब लिबरलिज्म पे आधारित थे। समझिए, फ्रांस लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाला कंट्री, इंग्लैंड ग्लोरियस रिवॉल्यूशन वाली कंट्री, सब जो है कोलोनियलिज्म में जुड़े हुए थे। जो वर्ल्ड वॉर हुआ वो लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री ने किया। रेसिज्म यहीं पे होती है, अभी भी हो रही है, और ये कल्चरल हेगोमनी, मतलब अपने कल्चर को हर जगह थोपना है भी इसी डेमोक्रेटिक रूल जो रेजिम है उससे हो रही है। इसका जो लिंकेज रहा 1991 के बाद, खास करके अमेरिका जो कि लिबरल डेमोक्रेसी का लंबरदार बना, और उसने जिस तरीके से एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन किया, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम किया हाथ मरोड़ करके, और जिस तरह उसने ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के नाम पे हर जगह अपना एक तरह से धौंस जमाई, उसको भी लिबरल डेमोक्रेसी
कि का एक चैलेंज माना जाता है, क्योंकि उससे भी लिबरल डेमोक्रेसी से लोगों का मोह भंग हुआ। तो डियर स्टूडेंट, इस लंबे डिस्कशन को यदि हम समअप करें कि डेमोक्रेसी एज ए रूल ऑफ पीपुल इज एन एंशिएंट चार्मिंग आइडिया, बहुत मजेदार, सुनने में इतना इंटाइसिंग लगता है, लेकिन इसका रियलाइजेशन और प्रैक्टिस जो है वो एक तो अनइवन रहा है, कभी हुआ तो फिर 600 साल तक नहीं हुआ, और चैलेंजिंग है। इसका रियलाइजेशन इतना आसान नहीं है, और ये इतने अलग अलग तरीके में आया, अधिकतर फ्लॉड तरीके में जमीन पे आया है। ये भी हमें जानना चाहिए कि इसका जो उदय हुआ है वो जो एक प्रोफेशनल बॉर्जोजीज क्लास जैसे जैसे इंग्लैंड और वेस्टर्न यूरोप में उदय हुआ, और जिस तरीके से उसने लैंडेड जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो जो जमीन से जुड़े हुए जो सत्ता जो शासक थे, लॉर्ड, बैरॉन, सामंत, जमींदार, राजा, उनको कैसे डिस्प्लेस किया गया, इसकी कहानी है डेमोक्रेसी को फिर से कब्र में से निकाल करके, कह लीजिए उसको धो धकार करके, और फिर एक अलग रूप में लिबरल डेमोक्रेसी के रूप में पूरी दुनिया में फैला देना जो है एक बॉर्जोजीज प्रयास था, जो कि कैपिटलिज्म के घोड़े पे सवार था। ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसका रथ जो है कैपिटलिज्म है, इसीलिए ये एक टॉर्चरस सिस्टम भी कई लोगों के लिए बना लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी के जो स्तंभ है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, सिविल लिबर्टी है, इंडिविजुअल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लिमिटेड स्टेट है, ये सब इसके हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, नन लाइक वेरियस फॉर्म ऑफ बोथ फुल एंड फ्लॉट डेमोक्रेसी हम लोगों ने देखा। यदि फुल डेमोक्रेसी की देखें तो बहुत तरीके से हम देख सकते हैं कि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी हो सकती है, सोशल डेमोक्रेसी, पॉलीआर्ची, एंड कई तरीके की डेमोक्रेसी हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए। फ्लॉट डेमोक्रेसी जो है वहां पे भी उन्होंने कई तरीके के डेमोक्रेसी डिस्कस किए, गाइडेड डेमोक्रेसी से लेके मैनेज डेमोक्रेसी, ऑडियंस डेमोक्रेसी, डेलीगेटिव डेमोक्रेसी एंड ऑल। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसके कितने चैलेंजेस हैं और कितने तरीके से उसकी बुराई की जाती है, और उसके चलते जो है एक इलिबरल जो पॉलिटिक्स है, जो पॉपुलिज्म है, जो डेमोक्रेसी के तौर पे, या जो ऑथोरिटेरियनिज्म है, जो मिलिट्री रूल है, या जो टोटलिटेरियन रूल है, या ब्यूरोक्रेटिक ऑथराइजेशन है, उसकी भी जो है बढ़त हो रही है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। हमारा रियल चैलेंज जो है वो ये है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन अरेंजमेंट है, उसको पहले हम डेमोक्रेटिक बनाएं। यदि वो डेमोक्रेटिक होती है तो इससे डिपेंड नहीं करता कि हमारे ऊपर कोई राजा शासन कर रहा है या कोई इलेक्टेड रूलर। हमारा समाज यदि अनडेमोक्रेटिक है, इलिबरल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम डेमोक्रेसी हैं या नहीं है। तभी जो है डेमोक्रेसी का मायने, यदि हम खुद डेमोक्रेटिक हैं एज ए इंडिविजुअल एंड एज ए सोसाइटी। ये बेसिकली हमारा चैलेंज। डियर स्टूडेंट, ये है रेफरेंसेस, उसे मैंने बहुत जगह से रेफर किया है, लेकिन आपके लिए कि ये सब कुछ पढ़ सकते हैं आप, उसकी जरूरत भी नहीं है। मैंने काफी फ्री विलिंग डिस्कशन किया। आई होप कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप एग्जाम में लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ से जो है आप गाइड जो है वो ले सकते हैं। मतलब ये गाइड, जो पुरानी गाइड है, वो भी काफ़ी आपको हेल्प करेगी, पुराने वीडियोस भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। मैं देखता हूँ कि कितना हेल्प कर पाता हूँ। मुझे तो कई बार थोड़ा अफसोस होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो और भी कुछ टॉपिक पर, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना टॉपिक। वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे टॉपिक जो थर्ड सेम के हैं वो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, दूसरे दूसरे वीडियो भी जो है वो आपको कवर करते हैं, उसका पूरा फायदा उठाइए। और इवन एग्जाम गाइड भी जो है वो भी आपको फायदा देगी। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे परहैप्स एक और वीडियो को लेकर के, कितनी जल्दी, आशा करते हैं जल्द। बाय।